स्वागत है आपका श्री शक्ति क्लासेज के इस नए वीडियो में। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि तत्वों के वर्गीकरण और उनके जो आवर्ती मतलब गुण है उनका हम किस प्रकार से अध्ययन करेंगे और तत्वों का किस प्रकार से वर्गीकरण करेंगे। तो पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसमें हम परमाणु के जो सिद्धांत थे या परमाणु मॉडल था उसके बारे में अध्ययन कर लिया था। अब है जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा जो हमारा रहेगा वह तत्वों के वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण तत्व अभी वर्तमान के अंदर जो है तत्व है वो पाए जाते हैं आपकी बुक के अनुसार 118। ठीक है, 118। इन 118 तत्व है ये सारे ऐसे नहीं है कि मतलब प्राकृतिक है, कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जिन जो मतलब मानव निर्मित होते हैं। वैसे अगर अभी की बात करें कि अभी तक जो आज है आज तक वो कितने तत्व है तो वो है आपके 127 तत्व है। लेकिन ये जो 127 तत्व है इनमें जो अधिकतर है वो मानव निर्मित है, मतलब मनुष्य के द्वारा बनाए गए तत्व है। ठीक है, कुछ मतलब मिश्रण मिला के। तो अभी 118 तत्व है तो 118 तत्वों का अलग अलग अध्ययन करना है वो थोड़ा सा क्या रहता है असंभव रहता है वहां पर, क्योंकि सबके क्या होते हैं गुण होते हैं ना। तो फिर क्या हुआ यहाँ पर तत्वों का वर्गीकरण की आवश्यकता हुई ताकि क्या किया जाए कि जो समान गुण वाले तत्व है उनको एक साथ में रख दिया जाए और जो भिन्न गुण वाले हैं उनको अलग अलग रख दिया जाए। तो इस प्रकार से तत्वों का क्या हो जाए वर्गीकरण हो जाए और हमारे याद करना भी हमारे को क्या मिले मतलब आसान हो। तो इसी के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने वो क्या दिए जो अपने नियम दिए। तो सबसे पहला जो नियम दिया था वो दिया था डोबेराइनर ने। डोबेराइनर का त्रिक नियम, डोबेराइनर का त्रिक नियम। तो डोबेराइनर का त्रिक नियम क्या है? डोबेराइनर ने क्या किया, तीन तत्वों का समूह बनाया तथा इस समूह में देखा गया कि मध्य के तत्व का भार दोनों जो उसके पास में स्थित है दोनों निकट स्थित परमाणु या तत्व लिख दो, स्थित तत्वों के भारों का औसत होता है। भारों का क्या होता है? औसत होता है। तो क्या डोबेराइनर ने क्या बनाया, तीन तत्वों का क्या बनाया समूह बनाया। ठीक है, तीन तत्व ले लिए, तीन तत्व ले लिए। फिर वहां पर क्या देखा गया कि इन तीन तत्व थे, हमने तीन तत्वों का समूह ले लिया। इन तीन तत्वों के समूह में जो उसके पास में स्थित जो तत्व थे उन तत्वों का अगर आप क्या करते भार को क्या करते, भार का अगर औसत निकाल दे तो जो औसत निकालने पे जो भार आता वो भार किसका होता है? वो होता है आपका जो बीच वाले तत्व है उसका भार होता है। और जो दोनों तत्वों के जो गुण है, ठीक है, जो पास में स्थित है उनके गुण है, उन्हीं के गुण के मध्य है वो किसके गुण प्राप्त होते हैं? जो मध्य वाला तत्व है उसमें गुण प्राप्त होते हैं। देखो समझ में नहीं आ रहा था, देखो अभी कुछ तीन तत्वों का समूह लेते हैं जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, ये इस प्रकार से उन्होंने क्या किया था, तीन तत्वों का क्या कर लिया, एक समूह ले लिया। अब यहाँ पर बोला क्या गया, तीन तत्वों का एक समूह बनाया तथा इस समूह में देखा गया कि मध्य के तत्व का भार देखना है वो किसके बराबर है कि निकट स्थित तत्वों के भारों का औसत होता है। मतलब इसके भार और इसके भार का अगर हम क्या कर देंगे औसत कर देंगे तो हमारे को किसका भार मिल जाएगा? सोडियम का भार मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा देखो सबसे पहले लिथियम की बात करते हैं। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 नंबर पे आता है और जो इसका भार होता है ना वो होता है 7। ठीक है, डबल नहीं, ऐसे नहीं आप 6 कर दो क्योंकि कहीं पर थोड़ा सा मतलब आगे पीछे रहता है। इसका जो भार होता है वो 6.99 ऐसा मतलब 92 ऐसा कुछ होता है, तो इसलिए अप्रोक्सीमेट इसको कितना मान लेते हैं? 7 मान लेते हैं। फिर पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 19 होता है और इसका जो भार जो हो जाएगा वो आपका इसका हो जाए 39। ठीक है, तो इसका हो गया 7, इसका हो गया 39 परमाणु भार। अब हमारे को क्या करना है, यहाँ पर इनका औसत है वो निकालना है। तो इनके भारों का, इसके और इसके भार का क्या निकालना है? औसत। तो यहाँ पर औसत निकालते हैं, औसत भार। तो औसत भार कितना होगा? देखो
औसत भार बराबर हो जाएगा आपका कितना होगा 39 प्लस 7 और बट्टा 39 प्लस 7। अब क्या करना है औसत निकालना, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 2 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 39 प्लस 7 कितना हो गया, ये कितना हो गया 40 प्लस 6 मतलब 46, तो 46/2 ये कितने बार गया बताओ 23। तो इसका मतलब जो भार आया औसत भार आया वो कितना आया, और सोडियम का जो औसत भार होता है ना मतलब भार होता है वो कितना होता है, रियल में भी भार कितना होता है आपका 23 होता है। तो यहाँ पर ये बात दिख रही है ना आपको कि 3 तत्वों के समूह बनाए गए, तो इन 3 तत्वों के समूह में जो बीच वाले तत्व का जो भार होगा वो इन दोनों तत्वों के भारों का क्या होगा औसत होगा। बिल्कुल आसान बात है, आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए आपके, और इसके जो सोडियम के जो गुण है ठीक है वो इन दोनों तत्वों से काफी वो क्या थे मिलते जुलते थे। तो इस प्रकार से डोबरेन ने अपना त्रिक नियम दिया था जिसमें उन्होंने 3 तत्वों का समूह बनाया था, और ये देखा गया कि जो बीच वाले तत्व का जो भार है वो दोनों तत्वों के भारों का क्या होता है औसत प्राप्त होता है। तो ये हो गया आपका डोबरेनर का त्रिक नियम। लेकिन ये जो नियम है वो कुछ तत्वों के लिए क्या हुआ लागू हुआ, फिर आगे ये लागू नहीं हुआ, तो फिर ये क्या हो गया नियम असफल हो गया। तो फिर एक नया नियम आया, अब वो नया नियम है न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम की देखो परिभाषा क्या होगी, न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखा तथा देखा गया कि प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के समान गुण प्रदर्शित कर रहा है। तो न्यूलैंड ने क्या देखा कि न्यूलैंड ने क्या किया, तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्या रखा क्रम में रखा। तो जैसे हम बढ़ते हैं परमाणु भारों के क्रम में रखते हैं, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और उसके बाद में सोडियम। अब आप बोलोगे यहाँ पर जो हाइड्रोजन हीलियम को नहीं लेंगे, यहाँ पर हीलियम यहाँ पर है, क्योंकि जब ये न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया था उस समय कोई भी उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस या एकरी गैस, तीनों एक ही चीज है ना, उनके बारे में पता नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पर जो नियोन और हीलियम वगैरह वो नहीं लिखे। तो जो न्यूलैंड है, न्यूलैंड ने क्या किया, कुछ इस प्रकार से वो तत्वों को रखा, सबके जो बाहर है वो क्या थे बढ़ते हुए क्रम में थे। तो यहाँ पर क्या देखा गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 के बाद में 8 है। तो न्यूलैंड ने देखा कि प्रत्येक 7वें तत्व के बाद में जो 8वां तत्व है वो किसके समान गुण प्रदर्शित करता है, किसके समान है, वो पहले तत्व के समान गुण प्रदर्शित करता है। जैसे संगीत के जो 7 सुर होते हैं, 7 सुरों में वापस से जो आपका 8वां सुर है वो कैसा होता है, पहले जैसा होता है ना, जैसे सा रे गा मा पे नी दे नी सा। तो वापस से देखो नी के बाद वापस आ गया, और शुरुआत में भी 7 सुर होता है ना, इसका मतलब प्रत्येक जैसे संगीत के शुरू में 7वां जो आपका 8वां स्वर है वो आपका पहले स्वर के समान गुण प्रदर्शित करता है, वैसे ही यहाँ पर भी क्या हो गया था आपका कि जो प्रत्येक जो आपका जो 8वां तत्व होगा वो पहले तत्व के समान गुण प्रदर्शित करेगा। ये न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया था। अब ये जो न्यूलैंड का अष्टक नियम है वो केवल है 20 तक के तत्व है, मतलब कैल्शियम तक के जो तत्व है ना, कैल्शियम से नीचे वाले या कैल्शियम तक मान लो, वहीं तक ये क्या हुआ था लागू हुआ था, उसके बाद में ये लागू नहीं हो पाया था। तो सीधी सी बात है, हमारे पास में जितने तत्व है उन सब के लिए क्या होना चाहिए, नियम लागू होना चाहिए। अगर उन सब के लिए नियम नहीं लागू होगा तो फिर हमारे इनका पढ़ने का क्या मतलब होगा। तो ये न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दे दिया था, ये आपको ध्यान में रखना है। कैसे दिया, बढ़ते हुए परमाणु भारों को तत्वों या तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखा, ठीक है। इसका भार है, बेरिलियम का भार इससे ज्यादा है, बोरॉन का भार इससे ज्यादा है, कार्बन का भार इससे ज्यादा है, ठीक है। ये बात आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखनी है। और ये भी ध्यान रखना है कि प्रत्येक जो आपका 8वां तत्व है वो किसके समान गुण प्रदर्शित करने लग गया था, पहले तत्व के समान गुण प्रदर्शित करने लग गया था, ठीक है। ये हो गया आपका न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब देखो हम आगे पढ़ते हैं
बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव, या ये साथ में एक और व्यक्ति थे लोथर मेयर, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, लोथर मेयर और मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी का जो आधुनिक आवर्त सारणी बनी, उसका जो मूल आधार है वो कौन किसको मान सकते हो आप? मेंडलीव को मान सकते हो। कहने का मतलब आवर्त सारणी है वो सबसे पहले अच्छे तरीके से हमारे को किसने बताई थी? मेंडलीव ने ही बताई थी। तो आवर्त सारणी का सबसे पहले अच्छे तरीके से समझाने का जो श्रेय है वो मेंडलीव को ही जाता है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी या लोथर मेयर की आवर्त सारणी, ठीक है, दोनों एक बात, दोनों ने साथ मिलकर आवर्त सारणी बनाई। अब देखो मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या क्या हुआ था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में जब मेंडलीव ने देखा कि तत्वों के जो परमाणु भार है, जैसे न्यूलैंड ने भी देखा कि तत्वों के परमाणु भार है, लेकिन वहां पर तो उन्होंने एक कंडीशन लगा दी कि प्रत्येक जो 8 तत्व होगा पहले तत्व के समान गुण प्रदर्शित करेगा। लेकिन मेंडलीव ने क्या किया? मेंडलीव ने यह बोला कि जो परमाणु जो तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म, भौतिक वे रासायनिक गुणधर्म तत्वों के परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये बात मेंडलीव ने बोली। क्या बोली? कि तत्व के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, प्रत्येक चीज है उसके क्या होते हैं? भौतिक और क्या होते हैं? रासायनिक गुणधर्म होते हैं। भाई भौतिक गुणधर्म मतलब बाहर से उसका रंग, कलर वगैरह ये सारी चीजें हैं वो कैसे है, गंध वगैरह कैसी हो। रासायनिक गुण मतलब किस प्रकार से वो अभिक्रिया कर रहा है। तो प्रत्येक तत्व के जो भी भौतिक और रासायनिक गुण है वो किस बात पर निर्भर करेंगे? वो परमाणु भार पर निर्भर करेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर परमाणु भार है वो आपका चेंज होगा तो फिर क्या होगा? जो तत्वों के जो मतलब गुण है और जो मतलब जो भौतिक और जो रासायनिक गुणधर्म है वो क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो ये मेंडलीव की ये बात बताई थी। और इसी मेंडलीव की इसी बात को बोलते हैं मतलब आवर्त, मेंडलीव की आवर्त सारणी का आवर्त नियम। इसको क्या बोलेंगे? आवर्त नियम। तो ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन भी यहाँ पर इंपोर्टेंट बन सकता है कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसका आवर्त नियम क्या था। तो आप बोलोगे कि तत्वों के भौतिक रासायनिक गुणधर्म, ये लाइन इंपोर्टेंट है, ठीक है। बच्चे भूल जाते हैं कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म, ये लिखना है। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। कि मतलब जैसे जैसे क्या होंगे? परमाणु भार चेंज होंगे, वैसे वैसे तत्वों के क्या चेंज होंगे? भौतिक और रासायनिक गुणधर्म चेंज होंगे। तो ये आवर्त नियम है मेंडलीव की आवर्त सारणी का, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम कि मेंडलीव ने क्या क्या बताया था, यह आवर्त सारणी किस प्रकार से बनाई थी। तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो वर्ग थे, मतलब मेंडलीव की आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार से मैं बना के बता देता हूँ। यहाँ पर छोटी सी बनाता हूँ, बड़ी तो पूरी तो बना नहीं सकते हम, ठीक है। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार से बनाई। इसमें उन्होंने क्या किया? कुछ इस प्रकार से जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां थी, ये ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं, ये ऊर्ध्वाधर पंक्तियां रखी उन्होंने सॉरी मतलब 6 कितने रखी? ऊर्ध्वाधर पंक्तियां, हाँ ऊर्ध्वाधर पंक्तियां रखी 8। ऊर्ध्वाधर पंक्तियां कितने रखी? 8। ये मान लो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, उसके बाद में ये फोर्थ हो गया, ये 5, ये 6 हो गया, और ये 7 और ये 8, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया? अपनी आवर्त सारणी बनाई। इस आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को कितना रखा? 8 रखा। और इन्हीं ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को कहते हैं वर्ग। इन ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को वर्ग कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और इसी प्रकार से वो जैसे ऊर्ध्वाधर पंक्ति को वर्ग कहते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर 6 वो क्षैतिज पंक्तियां बनेगी इस प्रकार से। तो ये जो 6 क्षैतिज पंक्तियां हैं, इन 6 क्षैतिज पंक्तियों को कहते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं? आवर्त। क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त
कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके 1 2 3 4 5 6 ये सारी क्या थी आपकी इस प्रकार से जितनी भी 37 पंक्तियां इनको क्या बोलेंगे, आवर्तें बोलेंगे। और जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां इनको हम क्या बोलेंगे, जो वर्ग है वो बोलेंगे। तो मेंडलिप की आवर्त सारणी में सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहला ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मेंडलिप ने अपनी आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को वो क्या कहा, ऊर्ध्वाधर पंक्तियों का वर्ग, और जो 37 पंक्तियां उनको क्या कहा गया, आवर्तें कहा गया। अब बात करते हैं कि भाई मेंडलिप की आवर्त सारणी में कितने वर्ग है या कितनी ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं। तो मेंडलिप की आवर्त सारणी में वर्ग है वो तो रखे गए थे आपके 8। कितने वर्ग रखे गए, 8। और प्रत्येक वर्ग को है वो 2 उपवर्गों में बांटा गया। उपवर्ग मतलब यहाँ पर जो ये पहला वर्ग है, पहले वर्ग को 2 उपवर्ग में बांट दिया, इस प्रकार से 2 भागों में बांट दिया। तो कहने का मतलब उपवर्ग भी आपके कितने हो जाएंगे, 1 में 2 है तो उपवर्ग कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे ना। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, मतलब मेंडलिप ने वर्गों की संख्या तो रखी गई 8, और प्रत्येक जो वर्ग है उसको 2 उपवर्गों में बांट दिया। प्रत्येक वर्ग को 2 उपवर्गों में वो क्या कर दिया, बांट दिया, जिसको नाम दे दिया भाई ए बी। ठीक है, इसी के अंदर तो ये ध्यान रखना है कि मेंडलिप की आवर्त सारणी में वर्ग होते हैं 8, और प्रत्येक वर्ग को है वो किस में बांट दिया, 2 उपवर्गों में बांट दिया। उसके बाद में आवर्तों की संख्या बात करते हैं। तो आवर्त मेंडलिप की आवर्त सारणी में जो आवर्तों की संख्या है वो है 6। कितनी है, 6। मतलब इस प्रकार से आवर्त मतलब समझ गए ना, 36 पंक्तियां, ये जो है इस प्रकार से इनको क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। तो ये बात होगी मेंडलिप की आवर्त सारणी की मुख्य, कि भाई 8 हो गए आपके वर्ग और 6 वो क्या हो गए, आवर्त होगी। लेकिन जब ये मेंडलिप की आवर्त सारणी दी गई थी उस समय वो क्या नहीं था, उस समय जो एक्रिय गैस या नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस है, तीनों एक ही बात है, उत्कृष्ट नोबल या एक्रिय गैस है, तो वो है वो उनके बारे में पता नहीं था। वो बाद में जो हमारी 20वीं सदी आई थी उस समय वो ज्ञात हुआ था। तो उसमें मेंडलिप ने जब अपनी आवर्त सारणी दी तो उसमें उन्होंने क्या किया था, उत्कृष्ट गैसों को नहीं रखा गया। तो कहने का मतलब अब वापस से मतलब अभी जो आधुनिक समय तो उसमें मेंडलिप की आवर्त सारणी में एक नया वर्ग और जोड़ा गया। ठीक है, इस प्रकार से एक नया वर्ग जोड़ा गया। इस नए वर्ग में वो मतलब जो आपके उत्कृष्ट गैस है वो रखी गई। इसके अंदर किसको रखा गया, उत्कृष्ट गैसों को रखा गया। और इस वर्ग को नवा वर्ग नहीं बोलेंगे, इस वर्ग को बोलते हैं शून्य वर्ग। क्या बोलेंगे, इसको शून्य वर्ग बोलेंगे। ठीक है, शून्य वर्ग बोलेंगे। और इस शून्य वर्ग में आपको पूछ लिया जाएगा मेंडलिप की आवर्त सारणी में जो शून्य वर्ग है उसमें किसको, किस प्रकार के तत्वों को रखा गया, तो आप वहां बोल दोगे उत्कृष्ट गैसों को वो रखा गया है। तो ये इंपोर्टेंट बात है, ये मेंडलिप ने नहीं बताई थी, ये वापस से अभी जो वर्तमान मतलब आधुनिक समय था उस समय ये मेंडलिप के आवर्त सारणी में ये जोड़ा गया, क्योंकि उस समय वो उत्कृष्ट गैसों का पता नहीं था। तो ये बात आपको अभी तक पता चल चुकी है मेंडलिप के आवर्त सारणी में ऊर्ध्व जो वर्ग है वो 8 हो गए, आवर्त है वो कितने हो गए, 6 हो गए। एक नया वर्ग शून्य वर्ग जोड़ा गया जिसमें किसको रखा गया, उत्कृष्ट गैसों को रखा गया। अब देखो मेंडलिप की आवर्त सारणी के क्या क्या गुण थे या कुछ उन्होंने बातें बताई थी, वो क्या क्या बातें बताई थी। तो सबसे पहली बात करें कि सबसे पहली बात क्या थी, तो मेंडलिप ने हमें ये तो बताया कि मेंडलिप की आवर्त सारणी में जो तत्व है तत्वों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया, बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया गया। मेंडलिप ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया, बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया। तो अब यहाँ पर बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में जब व्यवस्थित किया तो कुछ ऐसी जगह पर थी, कुछ ऐसी जगह मतलब हुई जहां पर उन्होंने अपना ही खुद का ही नियम है वो क्या कर दिया, तोड़ दिया। जैसे नियम बोला गया था ना कि तत्वों के परमाणु जो भौतिक रासायनिक गुणधर्म है वो उनके परमाणु भारों के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। मतलब जैसे जैसे वो क्या होंगे, परमाणु भार बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मतलब उनके गुण है वो चेंज होते जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, पहले सबसे कम द्रव्यमान वाले को रखा, सबसे कम परमाणु भार वाले को, ऐसे करते करते वो बढ़ते गए ऐसे। ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने ही नियम का मतलब तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया कि यहाँ पर आयोडीन होता है, आयोडीन, तो आयोडीन का जो भार होता है, आयोडीन का जो भार होता है वो होता है आपका 126.9। ठीक है, कितना होता है, 126.9 होता है। और टेलुरियम TC, टेलुरियम का जो परमाणु भार होता है वो होता है 127.6। तो यहां पर उन्होंने किया क्या कि जो आयोडीन है, आयोडीन को क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो आयोडीन को रखना तो कहां पर था भाई, यहां पर देखो आता है कुछ इस प्रकार से
ये यहाँ पर आयोडीन, ये टेलुरियम। कहने का मतलब क्या था कि आयोडीन को पहले रखना था, टेलुरियम को पहले रखना था। जिसका परमाणु भार कम है उसको पहले रखना था ना भाई, ऐसे ही तो बढ़ रहे हैं, जिसका परमाणु भार कम उसके बाद बढ़ता बढ़ता जा रहा है, फिर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, इस प्रकार से। तो कहने का मतलब जब भी आप इसके अंदर रखोगे बॉक्स के अंदर यहाँ पर जो बना रखे हैं, तो वहां पर आयोडीन पहले रहना चाहिए और टेलुरियम क्या रहना चाहिए, आपका आगे रहना चाहिए था। नियम तो यही कहता है ना, लेकिन यहाँ पर उन्होंने खुद का ही नियम का क्या कर दी, उल्लंघना कर दी। कैसे कर दी, उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, जो टेलुरियम है, टेलुरियम को क्या कर दिया, आयोडीन से पहले रख दिया। कहने का मतलब टेलुरियम का भार जो 127.6 था और आयोडीन का भार था आपका 126.9, तो इन दोनों में जो जिसका भार ज्यादा था उसको क्या कर दिया, पहले रख दिया। तो यहाँ पर ये क्या कर दिया, अब ये पहले क्यों रखा है, क्योंकि आयोडीन है, आयोडीन को जब ये आयोडीन को 7वें वर्ग में रखा गया, देखो ऊपर 7वां वर्ग है, तो आयोडीन को जब 7वें वर्ग में ना रख के 6ठे वर्ग में रखा जा रहा था, तो आयोडीन के जो गुण है, मतलब जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म है, वो ऊपर वाले तत्वों से मैच नहीं होते थे। और ऊपर वाले तत्वों से मैच नहीं होंगे तो फिर आवर्त सारणी बनाने का मतलब क्या हुआ, हमारे को तो कोई ऐसा तरीका चाहिए कि इस वर्ग में जो भी आए, इस वर्ग में जो भी आए उन सब के गुण है वो क्या रहे, समान रहे, ताकि हम यहाँ पर क्या क्या याद कर लेंगे भाई, पहला वर्ग है, पहले वर्ग के गुण क्या क्या, ये सारे गुण होंगे, तो हम आसानी से वहां पर ये याद कर सकते हैं भाई पहले वर्ग के अंदर कौन कौन से तत्व हैं, उन सारे तत्वों के ये समान गुणधर्म है। अब यहाँ पर उन्होंने देखा गया कि आयोडीन के जो गुण है वो जब इनको 6ठे वर्ग में रखा गया, भाई नियम ये था ना कि आपको गुण भी समान रखते जाना है और यहाँ पर क्या करना है, आपको परमाणु भार को भी ध्यान में रखना है। तो आयोडीन को जब यहाँ पर रखना तो यहाँ पर चाहिए था, यहाँ पर टेलुरियम की जगह, लेकिन जब टेलुरियम की जगह रखा जा रहा तो ये 6ठे वर्ग के साथ में कोई भी समानता प्रदर्शित नहीं कर रहा था। तो फिर उन्होंने क्या किया, आयोडीन को कहां पर रख दिया, 7वें वर्ग में रख दिया, और जो टेलुरियम है उसको कहां पर रख दिया, उन्होंने जो 6ठे वर्ग है उसमें रख दिया। अब यहाँ पर समानता तो हो रही थी, लेकिन उनके खुद के ही नियम का क्या हो गया, उल्लंघन हो गया। तो ये एक ऐसे कमी मान सकते हो कि उन्होंने क्या किया भाई, अपने आवर्त नियम का क्या कर दिया, उल्लंघन कर दिया था। अब ये पहली बात बता दी थी कि आयोडीन को पहले रख दिया टेलुरियम की अपेक्षा। दूसरी बात उन्होंने क्या कर दिया, अपनी आवर्त सारणी में कुछ यहाँ पर बीच में खाली जगह रख दी, यहाँ पर इस प्रकार से उसके अंदर कोई भी तत्व नहीं बताया। उन्होंने बोला कि भविष्य में क्या होंगे और भी नए तत्व है वो क्या करे जाएंगे, खोजे जाएंगे। तो उन तत्वों के उन्होंने पहले से ही नाम डिसाइड कर दिए थे। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं, उन्होंने अपने 3 तत्वों के नाम दे दिए थे। सबसे पहले था आपका एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन। ये 3 तत्व है, उन्होंने क्या कर दिया, अपने नाम दे दिए थे। ठीक है, तो एक का बोरॉन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन, उन्होंने क्या कर दिया, इन 3 तत्वों के बारे में पहले ही बता दिया था हमारे को। ठीक है, तो इन 3 तत्वों के नाम, मतलब अब जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है उस इन 3 तत्वों का आधुनिक आवर्त सारणी में क्या नाम है, तो जो आपका एक का बोरॉन है, एक का बोरॉन का जो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व है वो दिया गया हुआ है आपका स्कैंडियम। कौन सा तत्व है, स्कैंडियम, Sc। मतलब एक का बोरॉन को मेंडलीव ने तो स्कैंडियम को पता ही नहीं था मेंडलीव को, लेकिन उन्होंने पहले ही नाम दे दिए कि वहां पर एक आपको तत्व मिलेगा जिसका नाम होगा एक का बोरॉन, और इसका नाम अभी हमारे को क्या पता है, स्कैंडियम है उसका नाम। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक का एल्यूमिनियम था, एक का एल्यूमिनियम वाले तत्व का नाम हो गया आपका गैलियम। क्या हो गया, गैलियम, ये आपका हो गया Ga। और जो एक का सिलिकॉन है इस वाले तत्व का नाम हो गया था आपका जर्मेनियम, और इसको प्रदर्शित करते हैं, इसका प्रतीक होता है आपका Ge। तो ये इस प्रकार से उन्होंने क्या कर दिया था, कुछ तत्वों की ही वो क्या कर दी, भविष्यवाणी पहले ही कर दी। तो ये इसका एक गुण हो गया, मान लो यहाँ पर। ठीक है, तो और 3 तत्व है, उन 3 तत्वों के देखो ये जो ये भी याद रखना है कि एक का बोरॉन, मतलब पूछ लिया क्वेश्चन के एक का बोरॉन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन के आधुनिक आवर्त सारणी में क्या नाम है, तो आपको वहां पर लिखना है कि एक का बोरॉन का जो नाम है वो तो है स्कैंडियम, एक का एल्यूमिनियम का नाम गैलियम और एक का सिलिकॉन का नाम जर्मेनियम है। इन दोनों का नाम आपको आसानी से याद रह जाएगा। जब हम आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से आपको एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन है उसके लिए कौन से तत्व काम आएंगे, वो आप यहाँ पर आसानी से कर पाओगे याद। ठीक है, तो ये हो गया इसका दूसरा गुणधर्म। अब यहाँ पर ये तो उन्होंने क्या बता दी थी, कुछ इंपोर्टेंट हमारे को बातें बता दी थी यहाँ पर। अब यहाँ पर मेंडलीव की आवर्त सारणी के वो क्या रह गई थी, कुछ कमियां भी रह गई थी जो हमने यहाँ पर भी देखी थी। तो वो मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या कमियां है वो देखते हैं कि आवर्त सारणी की कमियां।
सबसे पहली कमी की बात करें तो सबसे पहली कमी कौन सी होगी, उन्होंने खुद का ही क्या कर दिया, नियम का वो क्या कर दिया, उल्लंघन कर दिया। मतलब परमाणु बारूद का, ऐसे लिखो, आवर्त नियम का उल्लंघन। ठीक है, उल्लंघन, आवर्त नियम का है, उन्होंने क्या कर दिया था, उल्लंघन कर दिया था। क्योंकि आवर्त नियम में क्या देखा गया कि तत्वों को आपको किस प्रकार से रखना है, परमाणु के बढ़ते हुए भारों के क्रम में रखना है। तो इन्होंने क्या कर दिया, कुछ जगहों पर तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में इन्होंने नहीं रखा। तो ये एक पहली कमी होगी। दूसरी जो कमी है वो है कि हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दे पाई है, हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दे सके, हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दे सके। मतलब मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कोई भी निश्चित स्थान नहीं दिया गया कि वो कौन से वर्ग में आएगा। ठीक है, हाइड्रोजन पहले वर्ग के समान भी गुण प्रदर्शित करता है और हाइड्रोजन मेंडलीव के अनुसार सातवें वर्ग में भी क्या प्रदर्शित करता है, गुण प्रदर्शित करता है। तो ये जो हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिएगा, ये आपका जो अभी हम जो आगे पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें भी ये कमी है। मतलब हाइड्रोजन है वो दो वर्गों के साथ में गुण प्रदर्शित करता है, तो हाइड्रोजन का भी एक मतलब निश्चित स्थान नहीं है। तो हाइड्रोजन का निश्चित स्थान नहीं मिला इसको, तो ये एक इनकी दूसरी कमी होगी। तीसरी जो इनकी कमी है वो है कि इनको समस्थानिकों को आवर्त सारणी में स्थान नहीं मिला, आवर्त सारणी में स्थान नहीं मिला। तो ये भी इनके इंपोर्टेंट बात है। समस्थानिक क्या होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन परमाणु के समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक उनको कहते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। तो इन सब के देखो हाइड्रोजनों के सबके परमाणु क्रमांक समान है, ठीक है, लेकिन इनके सबके देखो द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार सबके अलग है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में वो जो समस्थानिक है उनको कोई भी स्थान नहीं दिया गया। मतलब 1H2 कहां पर है, 1H1 तो मान लो रख दिया, लेकिन 1H2 कहां पर रखा, 1H3 कहां पर रखा, ये उन्होंने कोई भी स्थान उनको वहां पर आवर्त सारणी में नहीं दिया। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। और अब देखो मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या होगी, आपके 3 कमियां होगी। तो इसी प्रकार से कुछ 1-2 और कमी रह जाती है। ठीक है, मतलब वही परमाणु भार वाली वो गुणों और नियम का उल्लंघन कर दिया। तो इस प्रकार से मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां होगी। तो हमने मेंडलीव की आवर्त सारणी को अच्छे से अध्ययन कर लिया। मुख्य इंपोर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 वर्ग होते हैं और 6 आवर्त होते हैं। और इसके अलावा एक नया जो वर्ग है, शून्य वर्ग है, वो जोड़ा गया, जिसमें किसको रखा गया, उत्कृष्ट गैसों को रखा गया। और उसके बाद में उन्होंने कुछ इंपोर्टेंट बातें बताई थी कि जो आवर्त नियम है वो आवर्त नियम हमने पढ़ ही लिया है। फिर वहां पर उन्होंने बता दिया, मतलब कुछ तथ्यों की उन्होंने क्या कर दी, भविष्यवाणी भी कर दी। जैसे एक का बोरोन, एक का सिलिकॉन, एक का एल्यूमिनियम, उन सब के क्या नाम दे दिए, नाम वर्तमान में हमारे को उनके नाम भी पता चल गए, स्कैंडियम, जर्मेनियम और गैलियम। ठीक है, और इस प्रकार से वो मेंडलीव के आवर्त सारणी कुछ गुणधर्म हो गए और कुछ कमियां भी हो गई थी। उन कमियों को भी हमने क्या कर लिया था, अध्ययन कर लिया था। तो ये होगी आपकी मेंडलीव या लोथरमेयर की आवर्त सारणी। अब हम जो अगला हमारा जो मतलब मुख्य जो हमारी आजकल जो आधुनिक समय में या वर्तमान समय में जो हम आवर्त सारणी पढ़ते हैं वो है आपकी मोंजले नामक वैज्ञानिक ने दी है। तो आप यहाँ पर लिखोगे कि भाई मोंजले की आवर्त सारणी, या आप बोल सकते हो वहां पर आधुनिक आवर्त सारणी। आज तक हम उसी का अध्ययन करते आ रहे थे। मतलब पहले क्या था, जब मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी दी थी तब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनके बारे में पता नहीं था। तो फिर उन्होंने इसीलिए उन्होंने अपना जो मतलब आवर्त सारणी का जो नियम है वो परमाणु भारों के आधार पर दिया। लेकिन मोंजले के समय वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पता चल चुका था, इसलिए उन्होंने देखा कि परमाणु भारों की अपेक्षा परमाणु जो क्रमांक है वो ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं।